यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट, ग्रेट एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट को, है ना। मुझे एक बार अपडेट कर दो, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? वर्कशॉप के जरिए डॉस करा था या उसके अलावा भी कुछ करा था? वर्कशॉप के जरिए डॉस करा था। परफेक्ट। सो जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स और हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। किसी कुछ एरर या कुछ भी इशू हो मुझे टॉपिक के बाद में बता देना। ठीक है। इंस्टॉलेशन तो मैंने करा दिया था। हाँ, मैक में नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा वेट करना श्याम, मैं इस टॉपिक को पढ़ा देता हूँ फिर कंटिन्यू कराता हूँ। वैसे श्याम, हमने जितना भी टास्क करा है वो सारा बॉबसूट का कम्युनिटी वर्जन भी कर सकता है। आपकी कहानी में आपको पहले से कम्युनिटी वर्जन जरूर मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिकल तो पूरा परफॉर्म कर पाओगे। प्रोफेशनल के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा कि मैक का प्रोफेशनल वर्जन कहाँ मिलेगा। तो मैं करूंगा उसमें कोशिश, लेकिन फिर भी ताकि आपके प्रैक्टिकल्स ना रुके, आप काली में जब सर्च करोगे बॉबसूट तो आपको पहले से इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जरूर मिलेगा। एक बार चेक कर लेना। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे बीइंग अनोनिमस के बारे में, है ना। हम खुद को अनोनिमस कैसे रखें बेस्ट लेवल पे। हर वो चीज जो हमारी इंटरनेट पे शेयर हो रही है उसे बचा के कैसे रखें। ठीक है। जैसे आप लोगों को जो मैंने बबसूट दिया है वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, जिसका क्रैक मैंने इंस्टॉल करवाया है, सेटअप कराया है, बट वो सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर है। सो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं बीइंग अनोनिमस वाले टॉपिक को। और बीइंग अनोनिमस का मतलब क्या है, एक बार मैं तो बता ही चुका हूं। मैं बता दिया तो कंटिन्यू करता हूँ। बीइंग अनोनिमस का मतलब खुद को हिडन रखना, खुद को छुपा के रखना, सिक्योर रखना, उसे हम बीइंग अनोनिमस कहते हैं। इसका मतलब आपकी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको आइडेंटिफाई कर सके, जो आपको ट्रैक करने में मदद कर सके, वो सारा डेटा कभी किसी को नहीं दिखना चाहिए, वो सारा डेटा छुपा रहना चाहिए। और यही हम बीइंग अनोनिमस में स्टडी करते हैं। लेकिन बीइंग अनोनिमस के पूरे कंसेप्ट को, यस डॉस कंप्लीट हो गया है, कुछ चीजें हैं जो आगे वाले अटैक्स में वापस हमारे पास आएगी। अभी इस टॉपिक पे जरूर फोकस करना, फोकस मत भटकने देना, दोनों का ही। तो सर, बीइंग अनोनिमस को समझने के लिए हमें इंटरनेट के कुछ लेयर्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। और ऐसा करने पे हम अनोनिमस रहने के टॉपिक के और करीब जा पाएंगे। लेयर्स ऑफ इंटरनेट क्या है कि सर, इंटरनेट पे जितना भी डेटा रखा है उसको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। उन कैटेगरीज को लेयर्स कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कि आप इन कैटेगरीज को पढ़ने जाएं, आपको इंटरनेट के एक रूल के बारे में पता होना चाहिए। हर चीज का हमने रूल देखा अब तक, आईपी पोस्ट प्रोटोकॉल सबके कुछ ना कुछ रूल्स थे। और उन रूल्स की मदद से हमारे लिए उन कंसेप्ट को पढ़ना समझना बहुत आसान हो गया, इंप्लीमेंट करना आसान हो गया। उसी तरीके से इंटरनेट का भी एक रूल है। आज के टाइम पे हमें जो भी डेटा चाहिए सब कुछ इंटरनेट के पास पड़ा है। और इंटरनेट का रूल ये कहता है कि अगर आपको इंटरनेट पे रखा हुआ कोई भी डेटा चाहिए है, चाहे आपको कोई वीडियो चाहिए हो, चाहे आपको कोई इमेज चाहिए हो, चाहे आपको कोई म्यूजिक फाइल चाहिए हो, चाहे आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आपके पास अगर आपको इस डेटा को एक्सेस करना है तो इस डेटा का कंप्लीट यूआरएल, यानी कंप्लीट एड्रेस होना ही होना चाहिए। ये हमारा इंटरनेट का रूल है। वो कह रहा है कि बिना एड्रेस के मैं आपको इंटरनेट पे रखा हुआ कोई भी डेटा एक्सेस करने ही नहीं दूंगा। अगर आपके पास किसी भी रिसोर्स का एड्रेस है तो ही आप उसे एक्सेस कर सकते हो, बिना एड्रेस के आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। ये इंटरनेट का बहुत क्लियर कट रूल था। हमने कहा इसका मतलब तो हम कुछ भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा क्यों? शायद आप सभी ने डब्ल्यू स्क्रिप्टा के एथिकल हैकिंग पेज पे कभी ना कभी विजिट करा होगा, करेक्ट? क्या आप में से किसी को भी डब्ल्यू स्क्रिप्टा के एथिकल हैकिंग पेज का यूआरएल याद है? किसी को भी? डब्ल्यू स्क्रिप्टा के एथिकल हैकिंग पेज का कंप्लीट हो यूआरएल किसी को भी याद है? मार्शल है खड़ी करें जाओ। नहीं, हो भी नहीं सकता। एक पेज याद हो भी जाएगा तो बाकी पेजेस कैसे याद रखेंगे? तो एड्रेस याद रखना हमारे लिए फिजिबल तो डेफिनेटली नहीं है।
तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो सर ऐसे में हमारी मदद करता है सर्च इंजन, क्योंकि इंटरनेट का रूल तो नहीं बदलेगा। देखो इंटरनेट ने तो कह दिया कि सर अगर आपको इंटरनेट पे रखा हुआ कोई भी रिसोर्स एक्सेस करना है तो आपके पास उसका कंप्लीट यूआरएल वो नहीं होना चाहिए। तो अब ये यूआरएल हमें मिलेगा कहाँ से? ये जो यूआरएल है ये आपको सर्च इंजन ला के देता है। मुझे अगर आज WSCrypta के एथिकल हैकिंग पेज का एड्रेस चाहिए है तो मैं मेरे गूगल सर्च इंजन पे जाऊंगा और वहां पे जाके लिख दूंगा WSQ हैकिंग, अपना आप मेरे पास एथिकल हैकिंग पेज का पूरा यूआरएल आ जाएगा या वेबसाइट आ जाएगी जिसकी मदद से मैं उस पेज तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन ये एड्रेस कौन ला के दे रहा है? सर्च इंजन ला के दे रहे हैं। विदाउट सर्च इंजन हम इंटरनेट पे कुछ एक्सेस कर ही नहीं पाते बिना एड्रेस के। एड्रेस होना कंपलसरी है। हमने कहा ठीक है। अब डिस्कस करते हैं लेयर्स ऑफ इंटरनेट को। यूआरएल क्या है? आइडिया दे देता हूँ। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको वेब रिसोर्सेज को यूनिकली पहचानने में यूज लिया जाता है। एक यूआरएल कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आपको एक प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, HTTP HTTPS। डोमेन नेम देखने को मिलेगा जैसे wscryptech.com। पोर्ट नंबर भी देखने को मिल सकता है जैसे :80। फोल्डर का नाम देखने को मिलेगा जैसे मान लो इमेजेस नाम का फोल्डर है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइल्स का नाम देखने को मिल सकता है जैसे logo.png, login.php। ऐसे अलग अलग पेजेस दिखेंगे और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं कई बार कि यूजर इक्वल्स टू 1 2। जैसे यहाँ पे डेमो के तौर पे दे रखा है, प्रोटोकॉल है, डोमेन है, पोर्ट है, फोल्डर है, फाइल का नाम है और यूआईडी नाम का पैरामीटर भी है, उसकी वैल्यू भी है 129। ये यूआरएल का फॉर्मेट है, ऐसा दिखता है यूआरएल। यूआरएल्स को यानी यूआरएल्स को यूआरआई भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। हर एक यूनिक रिसोर्स को पहचानने में मदद करने वाला एड्रेस वो यूआरएल ही है, ठीक है। अब बात करते हैं लेयर्स की। तो शायद हमने इन तीनों नामों को सुना होगा कभी ना कभी, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। अब हमें इन कंसेप्ट को थोड़ा सा करीब से समझना है। क्या आप लोगों ने कभी ये बात सुनी है कि इंटरनेट पे आज के टाइम पे, जस्ट गिव मी सेकेंड, हाँ, आज के टाइम पे इंटरनेट का हम केवल 5% डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं? क्या ऐसा सुना है कभी किसी ने? ऐसा कहा जाता है कि सर इंटरनेट पे तो बहुत सारा डेटा पड़ा है और उस डेटा के समुद्र में से, उस डेटा के ओशियन में से आप केवल 5% डेटा ही एक्सेस कर पाते हो। इस 5% डेटा को हम कहते हैं सरफेस वेब। ये सरफेस वेब क्या है सर? ये कैटेगरी है। कैसी कैटेगरी? क्या है इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या है? सरफेस वेब का ये कहना है कि सर इंटरनेट पे रखा हुआ वो सारा डेटा जो आपका सर्च इंजन, कौन? सर्च इंजन जैसे कि गूगल या कोई भी दूसरा सर्च इंजन हो। सरफेस वेब का कहना है कि इंटरनेट पे रखा हुआ वो सारा डेटा जो आपका सर्च इंजन अपने रिजल्ट में आपको लाकर दे सके, वो सरफेस वेब कहलाता है। यानी अगर आज मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ WSQ हैकिंग, WSCryptech के एथिकल हैकिंग पेज का एड्रेस मेरे पास आ जाता है, तो वो सरफेस वेब की कैटेगरी में काउंट करा जाएगा। यानी आज मेरा सर्च इंजन मुझे जितने भी यूआरएल्स, जितना भी एड्रेस, जितना भी डेटा लाके देता है, वो सबका सब सरफेस वेब की कैटेगरी में काउंट करा जाता है और वो सबका सब केवल 5% है। उसके अलावा बहुत सारा ऐसा डेटा है जो अलग अलग रीजंस की वजह से सर्च इंजन अपने रिजल्ट में नहीं दिखा सकता। ऐसा बहुत सारा डेटा है, उसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं। इन शॉर्ट वो डेटा सर्च इंजन अपने रिजल्ट में नहीं दिखा सकता और वो पूरा 95% डेटा डीप वेब कहलाता है। डीप वेब की डेफिनेशन ये है कि सर इंटरनेट पे रखा हुआ वो सारा डेटा जो सर्च इंजन आपको अपने रिजल्ट में नहीं दिखा सकता, उसे हम डीप वेब कहते हैं। कोई एग्जांपल? तो एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। देखो इंटरनेट पे कितना डेटा है जो सर्च इंजन हमें नहीं लाके दे सकता, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आज मैं अपने गूगल सर्च इंजन पे जाऊं और वहां पे जाके कहूं कि मुझे सनम का एथिकल हैकिंग बैच 121 या जो भी आपका बैच कोड है वो बता दूं और WSCryptech का नाम लिख दूं, यानी मैंने लिखा WSCryptech बैच नंबर 121 सनम रिकॉर्डिंग्स, तो क्या सनम जो डेली अपने पोर्टल पे रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, क्या मैं वो देख पाऊंगा? क्या मुझे उसका एड्रेस मिलेगा? वो भी डेटा इंटरनेट पे ही पड़ा है, बट क्या मुझे वो डेटा देखने को मिलेगा? क्या मेरा सर्च इंजन वो जो डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आप लोग अपने पोर्टल पे देखते हो, मेरे सर्च करने पे मुझे दिखा देगा रिजल्ट में?
किसी एक रिकॉर्डिंग का भी यूआरएल लाकर देगा क्या? अगर मैं आज की क्लास का टाइटल गूगल पे सर्च कर दूं, क्या मुझे यूआरएल मिलेगा? जबकि सारा डेटा इंटरनेट पे पड़ा है सर। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है सर। और अलग अलग बहुत सारे ऐसे रीजन है, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था, बहुत अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से सर्च इंजन किसी डेटा को रिजल्ट में लाके नहीं दिखा सकते। और वो सारा डेटा 95% डेटा जो है वो डीप वेब की कैटेगरी में अपना आप चला जाता है। ये कैटेगरी है, कोई टुकड़ा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है। हमने कहा ठीक है। अब इस 95% इंटरनेट में कई ऐसी वेबसाइट्स होगी जहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, गलत काम हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पे कई ऐसी वेबसाइट्स हो सकती है। तो वो सारी वेबसाइट्स जहां इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जो इलीगल वेबसाइट्स हैं, जो गलत काम कर रही है, मिलिशियस टास्क परफॉर्म कर रही है, उन सारी वेबसाइट्स को डार्क वेब की कैटेगरी में काउंट करा जाता है। क्या ये बात सभी को समझ आई? सरफेस, डीप और डार्क वेब क्लियर हुआ सभी को? अब सर इतना ही नहीं, यहाँ पे एक लेयर और है। 3 लेयर्स तो हमें समझ आ गई। एक फोर्थ लेयर और है जिसे हम कहते हैं हिडन वेब। क्या है ये हिडन वेब? हिडन वेब एक ऐसी कैटेगरी है जिसका कहना है कि इंटरनेट पर रखा हुआ वो सारा डेटा जो आज तक आपको मिला ही नहीं, जो भी रीजन हो, किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन ये डेटा आज तक आपको मिला ही नहीं है, इसीलिए इसे हिडन वेब कहा जाता है। तो सर हमारे इस ओशियन में, डेटा के ओशियन में बहुत सारा ऐसा डेटा है जो आपको मिला ही नहीं है, जिनके एड्रेसेस आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहे। वो सारा का सारा डेटा जब तक डिस्कवरी नहीं करा गया, वो पूरा का पूरा हिडन वेब की कैटेगरी में काउंट करा जाता है। अब शायद हमें ये डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब और हिडन वेब का कंसेप्ट समझ आया हो। और अगर समझ आया तो मेरे कुछ सवाल है, सब लोग उसका जवाब देना। सवाल कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं 3 दोस्त हैं, यूजर ए, यूजर बी और यूजर सी। ये 3 दोस्त हैं, तीनों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट का यूआरएल यानी इस वेबसाइट का एड्रेस केवल इन तीनों के पास है। ये तीनों के जरिए बनाई गई वेबसाइट है, तीनों के पास इसका एड्रेस है। इन तीन के अलावा इस वेबसाइट को पूरे वर्ल्ड में कोई एक्सेस नहीं कर सकता, किसी के पास इसका एड्रेस नहीं है। ये वेबसाइट कौन सी कैटेगरी में काउंट करी जाएगी? सरफेस, डीप, डार्क या हिडन? यस एवरीवन। बहुत अच्छे। सर ये हिडन वेब कहलाएगा, और इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके क्रिएटर्स के अलावा, क्रिएटर के पास तो एड्रेस हो गई, किसी न किसी ने तो चीजों को बनाई है, क्रिएटर के अलावा इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है, यानी ये अभी तक छुपा हुआ है। इसलिए इसको हिडन वेब की कैटेगरी में काउंट करा जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड एवरीवन। अब मान लेते हैं इन तीनों में से किसी एक दोस्त ने यानी यूजर बी ने अपने एक फ्रेंड को इस बारे में बता दिया, इस वेबसाइट का यूआरएल शेयर कर दिया। और इस फ्रेंड ने क्या करा? इसने अपनी एक वेबसाइट जो कि ब्लॉग वेबसाइट थी, ठीक है, वहां पे जाके सारा डेटा, ब्लॉग वेबसाइट थी, वहां पे जाके सारा डेटा अपलोड कर दिया। उसने वेबसाइट के बारे में लिख दिया, वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। ये इसकी ब्लॉग वेबसाइट जो है ये सर्च इंजन पे विजिबल थी। इस हिसाब से अब ये जो वेबसाइट है ये कौन सी कैटेगरी में काउंट करी जाएगी? क्योंकि सर ये सर्च इंजन पे इंडेक्स हो रही है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि अब इसकी जो कैटेगरी है वो बन चुकी है सरफेस वेब। सर्च इंजन पे दिख रही है ना वेबसाइट। अब सर जब सर्च इंजन पे ये वेबसाइट दिखने लगी,
तो गूगल ने इस चीज को देखा, या जो भी सचिन था उसने इस चीज को देखा कि इस वेबसाइट पे तो इलीगल वेपन सेल करे जा रहे हैं, ये तो इलीगल वेबसाइट है। तो उसी वक्त गूगल ने इस वेबसाइट को बैन कर दिया और गूगल के इंडेक्स से हटा दिया। अब ये गूगल पे नहीं दिख रही। तो अब ये कौन सी कैटेगरी में काउंट करी जाएगी? अब ये डार्क वेब की कैटेगरी में पहुंच गई। बहुत अच्छे। अब सर इन तीनों ने कहा कि हमारी वेबसाइट के बारे में तो सबको पता पड़ चुका है, ये सब बंद करते हैं और एक नॉर्मल चैट बॉक्स बना देते हैं ताकि हम लोग बातचीत कर सके। कम्युनिकेशन करने के लिए इनने चैट बॉक्स बना दिया। तो अब फाइनली ये वेबसाइट कौन सी कैटेगरी में काउंट करी जाएगी? क्योंकि ये सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं हो रही, यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज भी नहीं हो रही, लोगों को इनका एड्रेस मिल चुका है, तो ये पहुंच चुकी है डीप वेब की कैटेगरी में। गॉट इट एवरीवन? डिस्कवर तो कर ली पहले ही, बस अब वहां पे इलीगल एक्टिविटीज नहीं हो रही इसलिए वो डीप वेब की कैटेगरी में चली गई। सो आई होप एंड आई बिलीव कि अब आप सभी को कंसेप्ट समझ आ गया, सरफेस, डीप, डार्क वेब, हिडन वेब का। अब होता ही है कि सर जो डार्क वेब के यूजर्स हैं ये परफॉर्म करते हैं इलीगल एक्टिविटीज, फिर भी ये बचे हुए हैं, फिर भी ये सिक्योर है, फिर भी ये हिडन है। कैसे? ये खुद को छुपा के कैसे रख रहे हैं, इंटरनेट पे खुद को अनोनिमस कैसे रख रहे हैं, हमें वो समझना है और उसके जरिए हम खुद को भी बेटर लेवल पे अनोनिमस रख पाएंगे। तो शायद आप लोगों को डार्क वेब के कंसेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पता होगा। कई बार आपने कई बातें सुनी होगी डार्क वेब के बारे में। क्या कोई मुझे उनमें से कुछ चीजें बता सकता है, जैसे कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे करा जाता है? क्या हर कोई डार्क वेब को एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सर सिक्योरिटीज क्या है डार्क वेब के, ये यूजर्स इतना सिक्योर क्यों है बताता हूँ। पहली बात, इसे एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए एक स्पेशल ब्राउजर विच इज tor ब्राउजर। तो बिना इस ब्राउजर के आप डार्क वेब को एक्सेस ही नहीं कर पाते। तो पहला सिक्योरिटी तो यही हो गया कि स्पेसिफिक टूल चाहिए उस डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। दूसरी सिक्योरिटी के सर किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए एड्रेस तो चाहिए उसका। इंटरनेट का रूल तो आज भी वही है। तो जो डार्क वेब के यूआरएल्स हैं, जो डार्क वेब के जो डोमेन नेम होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, जिसका एक्सटेंशन डॉट ऑनियन है, जिनको याद रखना क्या किसी के लिए भी पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं। तो पहली बात तो इनके डोमेन याद नहीं होते, दूसरा बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिल भी गया, मान लो आप कहोगे याद रखने की क्या जरूरत है सर, हम कॉपी कर लेंगे किसी फाइल में, ठीक है। लेकिन अगर मिल भी गया तो ये डायनामिक डोमेन नेम्स होते हैं, यानी एक टाइम पीरियड के गैप से ये डोमेन नेम चेंज हो जाएगा। अगर आज आपको मेरी वेबसाइट का डोमेन मिल भी गया, डॉट ऑनियन वाला डोमेन मिल भी गया, तो कुछ देर बाद ये चेंज हो जाएगा। मेरे हिसाब से एक दिन बाद, 2 दिन बाद मैं इसे चेंज कर दूंगा। तो क्या अब आप लोग मेरी वेबसाइट चला पाओगे? नहीं, आपको फिर से मेरा नाम, नया डोमेन ढूंढना पड़ेगा। और मान लेते हैं अगर आपने जैसे तैसे डोमेन नेम ढूंढ भी लिया, मिल गया, मैं मान लेता हूँ आपको मेरा एड्रेस, डोमेन का जो एड्रेस था, डोमेन का जो नाम था वो मिल गया, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसी सिक्योरिटी दी गई है, इन डार्क वेब की यूजर्स को एक ऐसी सिक्योरिटी दी गई है कि आप कभी भी डोमेन की मदद से डायरेक्टली जो सर्वर है, जिसका आईपी ओरिजिनल आईपी था 4.4.4.4, ये आपको कभी नहीं मिलेगा। डोमेन की मदद से आपको सर्वर का आईपी कभी मिलेगा ही नहीं। और ऐसा क्यों होगा सर, क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि आपके एक डोमेन को एक बार में 3 अलग अलग आईपी एड्रेस दिए जाते हैं। यानी हो सकता है इसको एक आईपी दिया जर्मनी का, ठीक है, एक आईपी इसको मिला यूएसए का, एक आईपी से मिला यूके का, और फिर आया आपकी मशीन के पास। यानी इस डोमेन से इस सर्वर तक आने के लिए 3 अलग अलग कंट्रीज के आईपी, 3 अलग अलग जगहों के आईपी दिए जाते हैं, जिनमें से एक भी रियल नहीं है। तो जब आपको कोई ट्रैक करने की कोशिश करता है तो उसे तो हमेशा पहला आईपी दिखेगा जो कि आपका नहीं है। अगर मान लो पहला आईपी हैक भी कर लेता है, एक एक्सेप्शनल मान लिया, तो उसको दूसरा आईपी मिलेगा, ये भी आपका नहीं है। इसको भी हैक कर लेता है तो तीसरा आईपी मिलेगा, ये भी नहीं है। यानी इतनी बेहतर लेवल की सिक्योरिटी दी है कि आपके और डोमेन के बीच में 3 लेयर है आईपी की, एक लेयर नहीं 3 लेयर्स है, जिसकी वजह से आप बहुत ही अच्छे लेवल पर अनोनिमस हो पाते हो, कोई भी आपका आईपी ट्रैक नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं अशफाक, स्पूफिंग बिल्कुल अलग कंसेप्ट है ना।
तो सर यहाँ पे ये काम कैसे करता है और हम खुद को अनोनिमस कैसे रखें, हमें वो सीखना है। तो खुद को अनोनिमस रखने के लिए हमें एक बात समझ आई कि हमें तीन चीजों की जरूरत है। मतलब खुद को अनोनिमस रखने के लिए पहले तो ये देखो कि भाई इंटरनेट पे आपका क्या क्या डेटा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, फिर ये देखो कि उसे बचाया कैसे जाए। ठीक है। उस यहाँ पे हमारी क्या इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर होती है जो हम नहीं चाहते शेयर हो। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो है वो है हमारा आईपी एड्रेस। हमारा आईपी एड्रेस, रियल आईपी एड्रेस कभी किसी को नहीं दिखना चाहिए। ये अनोनिमस रहने का पहला टॉपिक है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है आपका मैक एड्रेस, कभी किसी को नहीं दिखना चाहिए। तीसरा जो एड्रेस है, तीसरी जो पहचान है, तीसरी जो इंफॉर्मेशन है वो है आपका यूजर एजेंट हेडर। ये जो यूजर एजेंट हेडर है, जो आपके ब्राउजर का नाम, उसका वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, उसका वर्जन, इतना सारा डेटा, 64 बिट है कि 32 बिट सिस्टम है, ये सारा डेटा जो सर्वर को ले जाके बार बार बताता है, ये भी डेटा इंटरनेट पे नहीं जाना चाहिए। ये तीन वो मेजर इंफॉर्मेशन है जो आपको बचा के रखनी है, छुपा के रखनी है। कैसे रखें खुद को इंटरनेट पर अनोनिमस, कैसे रखें? तो हमने कहा एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूजर एजेंट के जरिए खुद को अनोनिमस कैसे रखें, यूजर एजेंट के जरिए खुद को हिडन कैसे रखें। तो हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे। हेलो, ब्राउजर सभी को विजिबल होगा। हम अपने ब्राउजर पे आ चुके हैं और खुद को छुपाने से पहले, खुद को हिडन करने से पहले क्यों ना देखेंगे यूजर एजेंट कितनी डिटेल ले जा रहा था। तो हमने यहाँ पे लिखा यूजर एजेंट, नहीं, हमने यहाँ पे लिखा वॉच माय ब्राउजर। सब लोग यही लिखना, वॉच माय ब्राउजर। ये लिख के एंटर प्रेस करना। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर देना, और वो आपके यूजर एजेंट की मदद से ये बताएगी कि आपका करंट ब्राउजर क्या है, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डेटा जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आईपी यूजर एजेंट की वजह से नहीं दिख रहा है आपको, वो तो पैकेट की वजह से दिख रहा है, इसे इग्नोर करना। असल में मेरा क्या डेटा सर्वर तक गया, सर्वर तक जो मेरा डेटा गया है वो ये है। सर्वर को ये बताया गया कि मैं विंडोज का एनटी 10.0 वर्जन यूज ले रहा हूँ, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेरा ब्राउजर है वो क्रोम 134 है। ये सारा डेटा यूजर एजेंट हेडर सर्वर को ले जाके बता रहा है। मैं नहीं चाहता कि आज के बाद कभी भी मेरा रियल यूजर एजेंट सर्वर तक जाए, यानी मेरा रियल सॉफ्टवेयर का डेटा सर्वर तक पहुंचे। तो कैसे बचूं? तो मैं जाऊंगा मेरे ब्राउजर की प्ले स्टोर पे, यानी वेब स्टोर, एक्सटेंशन जहां से इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पे जाके सर्च करूंगा रैंडम यूजर एजेंट स्विचर, रैंडम यूजर एजेंट स्विचर। जैसे ही आप ये लिखोगे ये एक्सटेंशन आ जाएगा। आपको ऐड टू क्रोम करना है, मेरे पास ऑलरेडी एडिड है। आपको ऐड टू क्रोम करना है, और ये करने के बाद आपको इसका वर्क बताता हूँ। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ और अपने रैंडम यूजर एजेंट पे जाऊँ और इसे फिलहाल स्टार्ट कर दूं, मैंने इसे बंद कर रखा था, यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर पहले मैं ब्राउजर सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा डिवाइस एक आईफोन दिखे, मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे कि अब ये क्या कह रहा है कि मेरा जो ब्राउजर है वो है सफारी 16, मेरा जो डिवाइस है वो है iOS 17.5। क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? क्या ये डिटेल सही है, रियल है? बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ से चेंज करी है। इसका मतलब अब मैं इंटरनेट पे किसी से भी बातचीत कर लूँ, मेरा रियल यूजर एजेंट कभी किसी को नहीं दिखेगा, हमेशा फेक यूजर एजेंट ही दिखेगा। तो इस तरीके से हमने अपना यूजर एजेंट चेंज करना सीखा। क्या ये बात, ये कंसेप्ट सभी को समझ आया? यस और नो एवरीवन? अब सवाल आता है, आपने अपना यूजर एजेंट तो चेंज करना सीख लिया, क्या नहीं हुआ? इंस्टॉल नहीं हुआ? ट्राई करके देखो, डेफिनेटली होगा, इशू कहीं नहीं आना चाहिए। इसको स्टार्ट करो यहाँ से, यहाँ पॉज स्विचर लिखा हुआ आना चाहिए, जिसका मतलब ये अभी रनिंग है। कोई ब्राउजर सिलेक्ट करो, ठीक है, जो चाहिए, और इस हिसाब से ये आपको अलग अलग वर्जन ला के देगा। गेट न्यू यूजर एजेंट पे क्लिक करो, चेंज करता रहेगा। ठीक है,
ज्यादा नहीं करने देगा शायद, बट कर देगा। अब देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है सनम। कंफर्म करना मुझे सनम, है ना, चेक करके। कर रहा है, बहुत अच्छे। अब सर दूसरा क्या करना है, दूसरा हमें सीखना है मैक एड्रेस चेंज करना। कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपनी काली मशीन में। एक और बात ध्यान देना, हमने क्रोम में एक्सटेंशन जैसे ऐड करा है, सेम उसी तरीके से फायरफॉक्स में भी होगा। डिफरेंस बस इतना है कि जो फायरफॉक्स का प्ले स्टोर है उसका नाम एडॉन्स है, ADDONS, है ना। तो वहां से प्ले स्टोर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, सेम एक्सटेंशन है, रैंडम यूजर एजेंट, सेम फोटो है, सेम काम करेगा। काली मशीन को स्टार्ट होने देते हैं, फिर अपने मैक एड्रेस को चेंज करना सीखते हैं। देखो मैक एड्रेस को चेंज करने के दो तरीके हैं, पहला मैनुअल और दूसरा ऑटोमेशन। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैनुअल सिखाऊंगा, क्योंकि ऑटोमेशन में तो हम एक बने बनाए सॉफ्टवेयर का यूज लेते हैं, लेकिन कभी वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो क्या करें। हाँ सनम, आप जब तक चाहो उसे ऑन रखो, जब चाहे बंद कर दो। ऑन रखोगे तो अनोनिमस रहोगे, ऑफ कर दोगे तो आपकी रियल डिटेल जाएगी। ओके, तो हम हमारी काली मशीन में आ चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं, रूट परमिशन ले लेते हैं, और अब अपना मैक एड्रेस चेक करते हैं। मैक एड्रेस देखने के लिए हम क्या करेंगे, ifconfig कमांड का रन करेंगे, ifconfig कमांड को रन करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि ETH0 नाम के डिवाइस में, इथरनेट में, जो इथर नाम का वेरिएबल है, वहां पे मेरा मैक एड्रेस साफ साफ लिखा हुआ है, जिसकी स्टार्टिंग FC है और एंडिंग A4 है। विजिबल है सभी को मैक एड्रेस। मैं इस मैक एड्रेस को चेंज करना चाहता हूँ मैन्युअली। तो कैसे होगा कि सर, सबसे पहले आपको ETH0 को बंद करना होगा, ताकि आप इसका मैक एड्रेस बदल सको, और फिर से आपको इसे स्टार्ट करना है। किसी भी डिवाइस में चेंजेस करने से पहले उसे स्विच ऑफ करना चाहिए, उसे बंद करना चाहिए। हमने कहा ठीक है। हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig ETH0 और डाउन। डाउन का मतलब है इसे बंद कर दिया जाए। आप देखोगे जैसे ही मैंने कमांड रन करा है, राइट में जो इथरनेट का आइकन आता है हमारा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अपना बंद हो जाएगा। ठीक है, हो चुका है बंद। फिर हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig HW, यानी हार्डवेयर। क्या करना है हार्डवेयर सेटिंग्स में, कि इथर नाम का एक वेरिएबल है, उसके आगे एक नया मैक एड्रेस देना है। नया मैक एड्रेस मान लो हमारा है A1, A1 है ना। मैंने लास्ट का पेयर चेंज किया है। और किस डिवाइस में करना है, तो ETH0 में करना है। मैंने यहाँ पे कमांड दिया कि भाई हार्डवेयर एड्रेस चेंज करो, इथर के अंदर नाम, इथर के अंदर जो डेटा था वो बदल दो। ये क्या कहाँ करना है, ETH0 में करना है। मैंने एंटर प्रेस करा, मेरे पास एक एरर आया। एरर केवल इस वजह से आया क्योंकि मैंने कमांड गलत तरीके से लिखा, सिंटैक्स गलत है। मुझे असल में पहले ifconfig लिखना था, फिर ETH0 लिखना था, और उसके बाद कहना था कि भाई हार्डवेयर एड्रेस चेंज करो, और जो भी नया हार्डवेयर एड्रेस लिखवाना था वो यहाँ लिखना था। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस करा, कोई एरर नहीं आया। मैंने डिवाइस को फिर से स्टार्ट करा, बंद करने के लिए क्या कमांड लिखा था, ifconfig ETH0 डाउन लिखा था बंद करने के लिए। स्टार्ट करने के लिए अप लिखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं ifconfig कमांड रन करता हूं, तो सब लोग मुझे अच्छे से चेक करके बताओ कि क्या मेरा मैक एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। सक्सेसफुली चेंज हुआ है, इसका मतलब आपने मैन्युअली अपना मैक एड्रेस चेंज करना सीखा है। ऑटोमेशन में ये काम कैसे होता है,
तो ऑटोमेशन में एक सॉफ्टवेयर हमारी मदद करता है जिसका नाम है मैक चेंजर। ये सॉफ्टवेयर मुझे पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा मेरे काली मशीन में। ठीक है, शायद सॉफ्टवेयर का नाम मैंने गलत लिखा है, हाँ। मुझे प्री इंस्टॉल मिलेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि रियल मैक एड्रेस दिखाओ, मतलब मैक एड्रेस शो करो, है ना, एंडिंग के मैक एड्रेस चेंज करो, अनदर मैक एड्रेस बदलो, रैंडम मैक एड्रेस दे दो, मैक एड्रेस की लिस्ट दिखा दो, है ना, या फिर मेरी मर्जी से मैन्युअली मैक एड्रेस बदल दो। तो इस तरीके से अलग अलग कमांड्स हैं। -p की मदद से ओरिजिनल मैक एड्रेस वापस आ जाता है। इससे पहले इसको कंटिन्यू करें, एक बात मुझे आप लोग को और समझानी है मैक एड्रेस से रिलेटेड। और वो ये है कि सर एक डिवाइस में जो मैक एड्रेस को स्टोर करा जाता है वो किस तरीके से करा जाता है। आपकी मशीन में मैक एड्रेस को 3 लेयर्स दे रखी है, 3 लेयर्स में बांट रखा है, 3 लेयर्स के जरिए मैक एड्रेस अलॉट करा गया है। पहली लेयर का नाम है परमानेंट लेयर, दूसरी लेयर का नाम है ओरिजिनल लेयर, और तीसरी लेयर का नहीं, दूसरी लेयर का नाम है करंट लेयर, तीसरी लेयर का नाम है न्यू लेयर। एक लेयर है परमानेंट लेयर, दूसरी है करंट लेयर, तीसरी है न्यू लेयर। ये 3 लेयर्स आपको दे रखी है आपकी मशीन में। और बाय डिफॉल्ट परमानेंट लेयर में होता है आपका जो भी ओरिजिनल मैक एड्रेस है, जो कंपनी के साथ आपको मैक एड्रेस दिया गया है, ये परमानेंट लेयर में लिखा जाता है। ये कभी चेंज नहीं होता हमेशा के लिए, ये चेंज ही नहीं होता इवन। लेकिन जो करंट लेयर है इसमें बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल मैक एड्रेस रखा जाता है, और न्यू लेयर बाय डिफॉल्ट खाली होता है, एम्प्टी होता है। तो अगर मैं एक नॉर्मल सिस्टम से किसी से भी बातचीत करूंगा तो उस यूजर को, जिससे भी बात कर रहा हूं, उस यूजर को हमेशा कौन सा मैक एड्रेस दिखेगा? उसे दिखेगा केवल और केवल करंट लेयर का मैक एड्रेस, जो कि अभी है ओरिजिनल मैक एड्रेस। तो उसको मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस दिख जाएगा, लेकिन किसकी मदद से? करंट लेयर की वजह से। क्या ये यूजर मेरी परमानेंट लेयर को देख सकता था? बिल्कुल नहीं। हमने कहा ठीक है। तो अब यहाँ होता यह है कि अगर बीइंग अ हैकर, बीइंग अ यूजर, मैं अपना मैक एड्रेस बदलता हूं। मान लो मैंने फर्स्ट टाइम अपना मैक एड्रेस चेंज करा, तो मुझे मिला न्यू मैक 1, नया मैक एड्रेस 1। ठीक है, ये जो मुझे न्यू मैक एड्रेस मिला है ये सीधा जाएगा और अपडेट कर दिया जाएगा न्यू लेयर में, जो कि खाली थी अब तक। क्योंकि अब यहाँ पे डेटा आ चुका है न्यू मैक 1। तो अब अगर मैं नेटवर्किंग में किसी से भी बात करता हूं तो चांसेस ज्यादा है कि सबको मेरा न्यू लेयर का मैक एड्रेस ही दिखेगा। लेकिन कभी कभार एक्सेप्शन आ सकता है, कभी कभार हो सकता है कि मेरी करंट लेयर का भी मैक एड्रेस दिख जाए, तब तो मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस लीक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार चेंज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर आपने दूसरी बार मैक एड्रेस बदला तो आपको मिलेगा न्यू मैक 2। ये न्यू मैक 2 जाएगा और न्यू लेयर के अंदर अपडेट हो जाएगा। यानी न्यू लेयर में क्या बन गया? न्यू लेयर में कौन सा मैक एड्रेस आ गया? न्यू मैक 2। और जो मैक एड्रेस पहले से न्यू लेयर के पास था वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा करंट लेयर के अंदर। इसका मतलब करंट लेयर में पहुंच जाएगा न्यू मैक 1। अगर आपने तीसरी बार मैक एड्रेस चेंज करा तो क्या होगा? अगर मैंने तीसरी बार भी मैक एड्रेस बदला तो भी यही होगा कि जो थर्ड वाला था वो चला जाएगा न्यू में, जो न्यू के पास था, न्यू के पास कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। जो न्यू के पास पहले था वो चला गया करंट में। क्या सर करंट से भी मैक एड्रेस ट्रांसफर होकर परमानेंट लेयर में जाएगा? बिल्कुल नहीं। परमानेंट लेयर का मैक एड्रेस चेंज नहीं होता, बट वो लोगों को दिखता भी नहीं है। जिससे भी मैं नेटवर्किंग में बात करूंगा उसके पास केवल और केवल मेरी न्यू और करंट लेयर का ही कंट्रोल है, यही देख सकता है। परमानेंट एड्रेस दिखता है केवल और केवल सिस्टम के रियल ओनर को, यानी एडमिन को। एडमिन के अलावा परमानेंट मैक एड्रेस किसी को नहीं दिखता। इसका मतलब किसी को अगर मेरा परमानेंट एड्रेस देखना है तो मेरी मशीन को हैक करना पड़ेगा।
अगर किसी हैकर ने मेरे डिवाइस को पूरा हैक कर लिया है, मेरे डिवाइस में एडमिन की ताकत यानी रूट की परमिशन ले ली है, तो वो मेरे परमानेंट मैक एड्रेस को देख सकता है। बट सवाल ये है कि जब आपका पूरा डिवाइस ही हैक हो चुका है, तो क्या मैक एड्रेस को छुपा के रखने का कोई सेंस बनेगा? नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा अब तो इस तरीके से मैक एड्रेस काम करता है, और इसी चीज को मैं आप लोगों को अब करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूं मैक चेंजर हाइफन ई, यानी एंडिंग के 3 पेयर बदलने हैं ईटीएच 0 मैक एड्रेस के, या फिर पहले ओरिजिनल मैक एड्रेस ले आता हूँ, है ना, हाइफन पी ईटीएच 0 लिख देता हूँ ताकि ओरिजिनल मैक एड्रेस वापस आ जाए। क्या सभी को मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस दिख रहा है? ये मेरा रियल मैक एड्रेस है, बिल्कुल रियल जेन्युइन मैक एड्रेस। परमानेंट लेयर है, करंट लेयर है, और न्यू लेयर है। सभी को दिख रहा होगा परमानेंट, करंट और न्यू, है ना। तो सर जब आप पहली बार मैक एड्रेस चेंज करोगे, तो जो मैक एड्रेस अप्लाई होगा वो आपके ईटीएच 0 में होगा, जिसने क्या करा कि जो लास्ट के 3 पेयर थे केवल वो बदले। ये दिख रहे हैं सभी को, लास्ट के 3 पेयर न्यू लेयर में ऐड हो चुके हैं, सभी को विजिबल है, यानी दूसरा मैक एड्रेस हो गया ये। अब अगर मैं यहाँ पे एक और बार कमांड रन करूंगा, तो क्या होगा कि सर जो एड्रेस न्यू में रखा हुआ था वो पहुंच जाएगा करंट में। करंट में भी लास्ट में क्या लिखा है, D4 लिखा है, यहाँ पे 91 वाला एड्रेस आ जाएगा। और जो नया मैक एड्रेस होगा वो न्यू में आ जाएगा। तो देखो न्यू में आ गया 2C, नया मैक एड्रेस, जो भी नया मैक एड्रेस था वो आ गया, और 91 पहुंच गया करंट में। आप फिर से रन करोगे तो 2C ऊपर चला गया, और 9D नाम का नया मैक एड्रेस यहाँ आ गया, लेकिन परमानेंट तो अभी भी सेम है। ये बात सभी को समझ आई? तो हमने मैक एड्रेस चेंज करना सीखा। कैसे सीखा? मैन्युअली भी सीखा, ऑटोमेशन में भी सीखा। मैं यहाँ पे अलग अलग कमांड यूज ले सकता हूँ। अगर मैं -M का यूज लेता, -M, तो मैं मैन्युअली मैक एड्रेस बदल पाता। देखो बदल दिया, न्यू और करंट दोनों में मेरा एक नया मैक एड्रेस आ चुका है, जो मुझे एक सैमसंग डिवाइस दिखा रहा है, तो मैं ये कर सकता था। लेकिन एक दिक्कत है, मैक एड्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि ये एड्रेस हमेशा के लिए कभी चेंज नहीं होता। क्या ये बात सच है या नहीं, पता नहीं, है ना। एक्चुअली ये बात सच है कि मैक एड्रेस हमेशा के लिए कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम इस बात को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा बहुत गलत साबित करेंगे। हम अपने मैक एड्रेस को हमेशा के लिए चेंज करेंगे। परमानेंट मैक एड्रेस तो वैसे ही लोगों को दिखता नहीं है। होता क्या है, किसी भी मशीन में जब आप मैक एड्रेस चेंज करते हो, तो वो परमानेंट कैसे है, वो हमेशा के लिए चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है? सर होता यह है कि मान लो ये आज आपकी मशीन है, इसके पास बाय डिफॉल्ट रखा हुआ था इसका ओरिजिनल मैक एड्रेस, सबको वही दिखता था, परमानेंट एड्रेस। लेकिन आपने इसे चेंज करा और आपकी मशीन में आ गया एक न्यू मैक एड्रेस। अब होगा ये कि जब भी आपकी मशीन रिबूट होगी, यानी रीस्टार्ट होगी, यानी पावर ऑफ होगी, यानी रीस्टार्ट, है ना, जब भी आपकी मशीन रीस्टार्ट होगी, तो ये आपको वापस आपका ओरिजिनल मैक एड्रेस लौटा देगी। क्या होगा कि मेरी मशीन जितनी बार रीस्टार्ट होगी ना, उतनी बार मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस अपना वापस आ जाएगा, न्यू वाला हट जाएगा, ओरिजिनल वापस सेट हो जाएगा। तो मशीन चालू हुई, न्यू बिल्कुल हट गया, लोगों को अब केवल ओरिजिनल दिख रहा है। तो क्या ऐसा होने पे मैं सेफ हूं? नहीं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि मैक एड्रेस हमेशा के लिए चेंज नहीं होता, जितनी बार मशीन रिबूट होगी बार बार ओरिजिनल मैक एड्रेस आ जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे हर बार मैक एड्रेस बदलते रहना पड़ेगा मैन्युअली? तो इसका एक सॉल्यूशन है, हमें ऐसा करने की कोई जरूरत है नहीं एक्चुअली। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर अगर आप एक प्रोग्राम बनाओ, इस प्रोग्राम में आप मैक एड्रेस चेंज करने का कमांड लिख दो, और इस प्रोग्राम को कहो कि इसे सिस्टम के रिबूट होने पे रन होना है, सिस्टम के स्टार्ट होने पे रन होना है, जिसे हम कहते हैं स्टार्टअप प्रोग्राम।
तो ऐसा करने पे क्या होगा, मैंने नया मैक एड्रेस रखा, मेरी मशीन रिबूट हुई, जब रिबूट हुई तो वो वापस ओरिजिनल मैक एड्रेस लेकर आ गई, लेकिन इससे पहले कि पूरी मशीन चालू होती मेरा प्रोग्राम रन हुआ, मैक चेंजर, मेरा नया मैक एड्रेस चेंज करने वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, इसने मुझे फिर से न्यू मैक एड्रेस दे दिया। तो जब तक मेरी मशीन चालू हुई लोगों को मेरा न्यू मैक एड्रेस दिखने लग गया वापस से। जितनी बार मशीन रिबूट होगी ओरिजिनल मैक एड्रेस आएगा, मेरा प्रोग्राम रन होगा उसी वक्त और वापस नया मैक एड्रेस दे देगा और लोगों को नया मैक एड्रेस ही दिखेगा। तो क्या ऐसा करने पे अब कभी भी किसी को मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस दिखेगा? यस और नो एवरीवन, सब लोग रिप्लाई करना। बिल्कुल नहीं। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको, हम ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो समझाता हूँ। पहले प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसे रिबूट में डालना पड़ेगा, अपना आप वो रन होता रहेगा हमेशा, और उसके बाद मेरा मैक एड्रेस हमेशा के लिए चेंज हो चुका होगा। ठीक है, पहले मशीन रिबूट होगी, फिर ओरिजिनल मैक एड्रेस आएगा, और इससे पहले पूरी मशीन चालू होती उसी प्रोसेस में मेरा मैक एड्रेस बदल चुका होगा, बीच उसी दौरान, उसी ड्यूरेशन में। ठीक है, जब तक आपको पूरा इंटरफेस दिखेगा तब तक मैक एड्रेस बदल चुका होगा। इसे करने के लिए पहले प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैंने लिखा gedit mac.sh। ये जो mac.sh है, मतलब sh फाइल शेल प्रोग्रामिंग को डिफाइन करती है, जिसकी खास बात यह है कि आप अपने लिनक्स कमांड्स को जो अब तक यूज ले रहे थे डायरेक्ट रन कर सकते हो। तो मैंने ये लिखा gedit mac.sh, मेरे पास फाइल ओपन हो गई। अच्छा, इसमें मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है, खैर मैं फिर से लिख देता हूँ। मेरी फाइल खाली है, मैंने यहाँ पे एक बार कमांड लिखा मैक एड्रेस चेंज करने का। क्या ये कमांड आप सभी को अच्छे से समझ आ चुका है? मैक चेंजर -m मतलब मैनुअल, नया मैक एड्रेस क्या चाहिए वो लिख दिया और डिवाइस का नाम लिख दिया। क्या ये क्लियर है सभी को? पहली बार रन करूंगा तो केवल न्यू लेयर में चेंज होगा। क्या पहली बार में मेरा मैक एड्रेस करंट लेयर में भी चेंज होगा? वो तो दूसरी बार में होगा। तो मैंने इसको क्या करा, सिक्योरिटी के लिए 3 बार रन कर दिया, नुकसान तो है नहीं। 3 बार रन कर दिया, सेव कर दिया, बंद कर दिया, और इस फाइल को mac.sh को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी, chmod +x mac.sh। ठीक है, अब इस फाइल को एक बार रन करके देख लेता हूं कि ये मैक एड्रेस चेंज कर भी रही है या नहीं कर रही है ना। तो मैंने mac.sh लिखा। आप देखोगे जैसे ही मैंने ऐसा करा, एक बार मेरा मैक एड्रेस चेंज हुआ, दूसरी बार मैक एड्रेस चेंज हुआ, और तीसरी बार मैक एड्रेस चेंज हुआ। क्या मेरा ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है? यस और नो? कर रहा है। मुझे करना है क्या है, इस प्रोग्राम को एक स्टार्टअप प्रोग्राम बनाना है बस। अब इस प्रोग्राम को सिस्टम के रिबूट होने पर रन कराना है, जिसके लिए हम कुछ कमांड लिखेंगे। क्या कमांड लिखेंगे? सबसे पहला कमांड कमांड आप लिखोगे cron टैब -e। ई का मतलब है एडिट। ध्यान देना, जब आप पहली बार इस कमांड को रन करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। वो आपसे पूछेंगे आपको कौन सा फाइल एडिटर यूज लेना है, वीआई या नैनो। आपको नैनो को सिलेक्ट करना है, जो भी नंबर होगा नैनो का वो लिख के एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, मेरे नहीं पूछेगा क्योंकि पहले मैं उसको सिलेक्ट कर चुका हूं। और जब आप पहली बार अपनी फाइल को ओपन करोगे तो आपकी फाइल बिल्कुल ऐसी दिखेगी। आपको क्या करना है, एक बार एंटर बटन प्रेस करना है ताकि ऊपर आपको एक फ्रेश लाइन मिल जाए काम करने के लिए। अपर एरो के जरिए ऊपर वाली लाइन में जाना है और एक लाइन लिखनी है, @रिबूट, यानी सिस्टम के रीस्टार्ट होने पर जो भी फाइल रन करनी है उसका एड्रेस दे दो। तो मैंने कहा होम के अंदर, काली के अंदर मेरी एक फाइल है जिसका नाम है mac.sh, उसका एड्रेस मैंने दे दिया। यानी मैं कह रहा हूं सिस्टम के रीस्टार्ट होने पे मेरी ये फाइल रन होनी ही होनी चाहिए। Ctrl+S से सेव करा, Ctrl+X से एग्जिट भी कर दिया। ये ध्यान रखना कि जब मैंने ये कमांड रन करा था तो मेरे पास एडमिन की ताकत थी। ठीक है, अब क्या करूंगा? सर आपने सॉफ्टवेयर को ये तो समझा दिया कि जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट होता है इसको वो फाइल रन करनी है, लेकिन जरूरी ये है कि मैं सॉफ्टवेयर को भी एक्टिवेट करूं, इस सॉफ्टवेयर को भी तो चालू करना पड़ेगा एक बार। तो उसके लिए कुछ कमांड्स हमें लिखने हैं। सबसे पहला कमांड है सर्विस
क्रॉन स्टार्ट, ये पहला कमांड है। ये क्या करेगा, मेरे सॉफ्टवेयर को चालू करेगा। ठीक है। दूसरा कमांड है सिस्टम सीटीएल स्टार्ट क्रॉन, जो मेरे क्रॉन सॉफ्टवेयर को एक बैकग्राउंड सर्विस बना देगा कि वो बैकग्राउंड में काम करता ही रहे। तीसरा है अपडेट आरसी डॉट डी स्पेस क्रॉन डिफॉल्ट्स, ये मेरे क्रॉन को एक डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर बना देगा जो बाय डिफॉल्ट चालू होगा, सिस्टम बूट होने पे भी चालू होगा। और ऐसा होने पे क्रॉन सॉफ्टवेयर जैसे ही रन होगा, उसके अंदर मैंने mac.sh नाम की एक फाइल दे रखी है, वो उसको रन कर देगा। बस इतने कमांड्स मुझे रन करने थे। अब ये देखने के लिए कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, मैंने कमांड लिखा पहले तो मैक चेंजर -p ETH0। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी IF कॉन्फ़िग लिखता हूं, तो ये जो मेरा मैक एड्रेस है, ये मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस है। ठीक है। अगर सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद भी यही मैक एड्रेस दिखा, तो क्या मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सिस्टम स्टार्ट होने के बाद मेरा नया मैक एड्रेस दिखता है, यानी मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। इज दैट क्लियर? सिस्टम को रिबूट करें, तो मैंने कमांड लिखा रिबूट और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमारी काली मशीन चालू हो चुकी है। हम जाएंगे हमारे टर्मिनल में, फिर से IF कॉन्फ़िग कमांड लिखेंगे और देखेंगे मेरा करंट मैक एड्रेस क्या है। IF कॉन्फ़िग, और ऐसे जूम कर देता हूँ। क्या सभी को विजिबल है मेरा मैक एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? सब लोग चैट में अपडेट करना फास्ट। हुआ है? बहुत अच्छे, है ना? तो इसका मतलब अब मेरा मैक एड्रेस हमेशा के लिए चेंज हो चुका है। मेरी सिस्टम कितनी बार भी रीस्टार्ट हो, सबको यही मैक एड्रेस दिखेगा, यानी मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस कभी नहीं दिखेगा, तो मैं हमेशा के लिए सेफ। अब बचता है IP एड्रेस कैसे बदले, इस कंसेप्ट को हम कल पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज जितना पढ़ा है वो समझ आ गया होगा। सब लोग उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके पहले जरूर देखोगे। गॉट इट एवरीवन? परफेक्ट। अब आपके जो एरर्स आ रहे थे वो मुझे बता दो। यस सनम? सर हमने जो ये मैक चेंज किया, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि हमने एक क्राइम किया, ठीक है, और क्राइम ब्रांच के पास पहुंच गया और उसको ये मैक मिल गया, तो उसको क्या मेरा जो ओरिजिनल मैक है वो कभी नहीं मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? सर सर देखो, एक और बात थी सर। उनके पास मेरा सिस्टम नहीं गया, मेरा सिस्टम का कंट्रोल नहीं गया, उनके पास एक मैक एड्रेस गया। उनको क्या पता वो किसका है, मेरा तो नहीं है। जिसका भी हो उसको पकड़े, तो वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाए। और सर एक और बात है, मतलब मैं वो समझा नहीं, मतलब वो यूजर एजेंट वाला थोड़ा, जो आपने जो चेंज कर यूजर दिया एजेंट मेरे का मेरे को। काम पता है आपको? हमने स्टार्टिंग हाँ में जब HTTP रिक्वेस्ट पड़ी थी, तो हाँ यूजर हाँ एजेंट पता है क्या हाँ करता है? हाँ, उधर हेडर था, फिर वो दिखा, वो हेडर हेडर था वो मतलब मैं थोड़ा हाँ, वो। बोलो। सर मतलब मेरे पे दिखा नहीं रहा था, मतलब मेरे पे, मैंने आपने जो किया मैंने भी सेम किया, लेकिन मेरे पे फिर भी वही दिखा रहा था, मतलब चेंज नहीं हो रहा। दो एक दो बार बार मैंने स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सर वही तो सर, मेरे को पता है कुछ कहाँ पे गलती हो गई। जो आपने ब्राउजर में, जहां पे आपने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करा था। नहीं, मैंने तो हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, अब देखो यहाँ पे ऊपर अभी लिनक्स बता रहा है। ठीक है। आप क्या करो, नीचे एक ऑप्शन है, गेट अ न्यू यूजर एजेंट, इस पे क्लिक करो, इसके नीचे। हाँ, एक और बार करो।
एक काम करो, ऊपर सफारी और उसको टिक करो, आपने अनटिक कर दिया है। ब्राउजर है ना, दो आपने अनटिक कर दिए। हाँ इसी में नीचे नीचे, हाँ टिक कर दो। iOS को भी टिक करो। अब देखो ऊपर मैकिंटोश दिखा रहा है। अब रीलोड करो इस वेबसाइट को। अभी क्या बोल रहा है, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन। ये कह रहा है आप एप्पल यूज दे रहे हो, एप्पल में गूगल क्रोम चला रहे हो, यानी गलत डिटेल्स है। हाँ सर 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 सर, एक और बात, ये थोड़ा सेटिंग समझ दे, तो ये क्या सेटिंग है ये? ये ब्राउजर्स की है, आपको कौन सा ब्राउजर दिखाना है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाना है, ये वो बताते आ, वो सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। हैं। ओके एवरीवन, आज की क्लास यही एंड करेंगे। आज टॉपिक की वजह से क्लास थोड़ा लंबा चल गया और नेक्स्ट बैच का टाइम आ गया है, तो मैं जो भी डाउट्स है अपने पास रखना, मैं कल क्लास स्टार्ट होते ही पहले डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, टॉपिक का मैं एक्सपेक्ट नहीं था इतना बड़ा जाएगा, पर जो भी होगा हम कल क्लियर कर लेंगे। ओके एवरीवन, बाय।